लो बच्चों, तो इसमें एक 12th क्लास का चैप्टर है एटम। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एटम चैप्टर है 12th क्लास का, उसको अपन देखेंगे कि उसमें क्या क्या मेन कॉन्सेप्ट्स और क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि एटम में एक अपना होता है बच्चों रदरफोर्ड्स मॉडल, एटॉमिक मॉडल। बच्चों रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। उसमें क्या किया गया था बच्चों की बीच में प्लस ले लिया गया था और यहाँ से इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को भेजा था। जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, तो एक अल्फा पार्टिकल बच्चों ऐसा होता है जो जाता है और वहीं से रिटर्न होके वापस आ जाता है। बाकी के कुछ अल्फा पार्टिकल्स बेटा कैसे होते हैं, वो रिफ्रैक्ट होके ऐसे चले जाते हैं, या इसको डिफ्रैक्ट भी बोल सकते हो आप। कुछ अल्फा पार्टिकल बच्चों ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ कम एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे सिचुएशंस हैं। इस टाइप से कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है बच्चों वो कम एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे देखो ये वाला कम एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ है, तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स कम एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है बच्चों, इस डिस्टेंस को इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। आप इसको ध्यान रखना, इट्स कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर जिसका कम होता है उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर जिसका ज़्यादा होता है उसका डिफ्लेक्शन कम होता है। तो और कुछ इलेक्ट्रॉन बच्चों, कुछ अल्फा पार्टिकल्स बच्चों बिल्कुल सीधा चले जाते हैं, उनको कोई लेने देना ही नहीं है। वो चुपचाप क्या करेंगे बच्चों, सीधा निकल जाएंगे। अच्छा, सीधा क्यों जा रहे हो? क्योंकि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, वो इतनी दूर से जा रहे हैं, वो इतनी दूर से जा रहे हैं कि उनको न्यूक्लियस से जो रिपल्शन है वो बहुत कम लग रहा है या निग्लिजिबल लग रहा है। न्यूक्लियस में प्लस चार्ज होता है और अल्फा पार्टिकल में भी प्लस चार्ज होता है, लेकिन जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस बढ़ने के साथ में कम हो जाता है ना। तो अगर ज़्यादा दूर से कोई पार्टिकल निकलेगा तो उसमें फोर्स ही नहीं लगेगा ना, क्योंकि वो बहुत दूर से जा रहा है। तो इंटरेक्शन फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, वहाँ पे निग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब वो सीधा चला जाएगा। जो पास से जाएगा उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है उस अल्फा पार्टिकल का। यहाँ से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स अपन को भेजने हैं। तो बच्चों इससे पता क्या चला? इससे पता चला क्योंकि अल्फा पार्टिकल बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है 2+, तो इससे पता चला कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है। एक चीज़ पता चल गया बच्चों। दूसरी चीज़ ये पता चल गई कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस जो होता है बच्चों वो खाली होता है। क्या होता है बच्चों? खाली होता है। अच्छा, अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा, यार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स से अल्फा पार्टिकल अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में तो नेगेटिव चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन से अल्फा पार्टिकल्स अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? सो द रीजन इज बच्चों कि अल्फा पार्टिकल की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है ना, स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इवन वो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होंगे लेकिन वो इलेक्ट्रॉन से चिपकेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन से चिपक नहीं जाएंगे, बिकॉज उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको रोकना इम्पॉसिबल होता है। यू कांट स्टॉप अल्फा पार्टिकल्स बिकॉज दे आर वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। तो वो इलेक्ट्रॉन से उनको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। अच्छा, न्यूक्लियस तो एक जगह फिक्स होता है, तो न्यूक्लियस को हम वहाँ से डिस्प्लेस कर नहीं सकते। तो न्यूक्लियस में इतनी ताकत होती है कि वो अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर देता है या रिपेल कर देता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो काफ़ी, उनमें चार्ज भी कम होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर वीक, लाइक दे हैव वीक नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अल्फा पार्टिकल पे उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं अप्लाई कर पाते। तो इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे ज़्यादा फर्क समझ में नहीं आता है, बिकॉज alpha particles have very high kinetic energy, so they doesn't get much affected by the charge of the electron. ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब अपन आते हैं बच्चों, तो इससे 2-3 कंक्लूजन पता चले। जो एटम होता है वो काफ़ी सारा उसका स्पेस खाली होता है, पूरा का पूरा चार्ज जो होता है प्लस चार्ज वो सेंटर पे होता है, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है ना, दिस इज अबाउट रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। है ना, और इसमें मैं एक एटम का शेप बना दे रहा हूं, तो ये एटम का शेप। ठीक है ना, ओके बच्चों, तो इसमें ध्यान रखना आप चीज़ों को। एंड वेरी फ्यू पार्टिकल्स गेट लाइक रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ, मतलब सेंटर जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, मोस्ट ऑफ द स्पेसेस होलो। एंड एक इन्होंने और चीज़ बताई थी कि जो एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, तो इनके मॉडल में कुछ गलतियां भी थी, जो कि वो भी मैं बता देता हूँ क्या क्या। जो लिमिटेशंस थी वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, लिमिटेशंस।
hold on. Limitations. Limitations of Rutherford model. बच्चों इनकी एक लिमिटेशन तो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ये स्टेबिलिटी को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है स्पाइरल रास्ते में घूमता है। कैसे घूमता है बच्चों? स्पाइरल रास्ते में घूमता है, और फाइनली इलेक्ट्रॉन विल कोलैप्स इनटू दिस, जो कि बिल्कुल गलत चीज। ऐसा होता नहीं है बच्चों, इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस में कोलैप्स थोड़ी करता है, तो गलत हो गई नहीं थ्योरी। उन्होंने बोला था इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो वो एनर्जी छोड़ेगा। एनर्जी क्या करेगा बच्चों? छोड़ेगा। किसके फॉर्म में? रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी छोड़ेगा, और वो जो रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी छोड़ेगा, इसके कारण उसकी एनर्जी कम होगी और उसकी रेडियस बच्चों डिक्रीज होगी, एंड द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन विल फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, जो कि बच्चों गलत बात है। ऐसा नहीं होता है, कोई भी एटम कभी भी खुद से एनर्जी रिलीज नहीं करता है। ऐसा दुनिया में कितने सारे एटम्स हैं, वो क्या खुद से एनर्जी रिलीज करते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता यार। वो तो अपना एक ही ऑर्बिट में घूमता है इलेक्ट्रॉन। जब एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। और अगर ऐसा होता कि वो एनर्जी रेडिएट करता और वो रेडियस उसका डिक्रीज होता, तो दुनिया के सारे एटम्स क्या करते? अभी तो एनर्जी रिलीज कर रहे होते। मतलब कोई भी चीज जो होती ना वो गर्म हो जाती। भाई एनर्जी कैसे रिलीज होती है? इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो दुनिया की सारी चीजें क्या हो जाती? खुद ही हीट हो जाती, वो ऑटोमेटिकली हीट होने लगती। तो फिर ये ऐसा तो होता नहीं ना कि कोई चीज खुद से हीट हो जाए। जब तक कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा कुछ वहां पे, तब तक वो हीट नहीं होता है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द होल लाइफ। तो ऐसा तो होता नहीं है यार कि वो एनर्जी रेडिएट करता रहे, क्योंकि इन दैट सिचुएशन एवरीथिंग बिकम अनस्टेबल। हर चीज क्या होगी? हीट एमिट करने लगेगी, लाइट एमिट करने लगेगी। तो ऐसा तो कहीं होता नहीं है। ज्यादातर एटम्स जो होते हैं वो स्टेबल ही होते हैं, है ना। जब तक वो कोई रिएक्शन नहीं करते तो वो स्टेबल होते हैं। तो यही चीजों को आपको समझना है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई चीज खुद से हीट एमिट नहीं करती है, ठीक है ना। ओके, ये एक चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं घूमते, इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट्स में घूमते हैं और एनर्जी रेडिएट नहीं करते, ठीक है। दूसरा बच्चों पॉइंट देखो, इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है, क्योंकि ध्यान रखना कि हर एक रेडियस, जैसे मान लो बच्चों ये एक रेडियस है, फिर ये एक उससे छोटा ये रेडियस हो गया, उससे छोटा ये रेडियस हो गया। तो देखो बच्चों यहाँ पे कितने सारे रेडियस है यार। ये रेडियस, फिर बच्चों ये रेडियस, और हर एक रेडियस में इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन छोड़ सकता है। मतलब एक फोटॉन्स को एमिट कर सकता है हर एक रेडियस में। इट विल एमिट अ फोटॉन, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर हर एक रेडियस होगी तो क्या वो हर तरह के फोटॉन्स छोड़ेगा? बिल्कुल हर तरह के फोटॉन्स छोड़ेगा। तो क्या जो उसका स्पेक्ट्रम मिलेगा बच्चों, उसमें सारे कलर्स मिलेंगे? हाँ, सातों कलर्स मिलेंगे। फुल स्पेक्ट्रम मिलेगा, उसमें सात के सातों कलर मिल जाएंगे, और पूरा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम रहेगा बच्चों। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है? एकदम कंटिन्यूटी के साथ। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मतलब ये होता है बच्चों कि वो स्पेक्ट्रम में सातों कलर होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो बच्चों इसमें है कि अगर मान लेते हैं अपन कि अगर उसका जो रेडियस है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। If the radius is continuously decreasing, so it will emit all the colors, because एक रेडियस के लिए कलर विल एमिटेड। आप ध्यान रखिए, एक रेडियस अगर है तो उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई कलर तो वो एमिट करना ही है, बिकॉज इट लाइक गोइंग फ्रॉम वन रेडियस टू अनदर रेडियस, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन गो फ्रॉम हाई टू लो इट विल एमिट अ कलर और एमिट अ रेडिएशन। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग जो रदरफोर्ड ने बोला था, उनके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होना चाहिए बच्चों। तो अगर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है तो इसमें देखो सारे कलर्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बच्चों? ऑल कलर्स आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में ये मिलता है, मतलब बच्चों ये कलर मिल गया, ये कलर मिल गया, ये कलर मिल गया,
बीच में कुछ नहीं मिलेगा, फिर ये कलर मिल गया, बीच में कुछ नहीं मिलेगा, फिर ये कलर, मतलब बच्चों बीच में जो खाली स्पेस है वो वाले रेडियस पॉसिबल ही नहीं हो सकते। ये रदरफोर्ड का ड्रॉबैक है, सेकेंड ड्रॉबैक। रदरफोर्ड ने बोला था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, क्योंकि रेडियस, जैसे मान लो ये मैंने बना दिया यहाँ पे क्या बच्चों, दिस इज द न्यूक्लियस, तो रेडियस पहले इतना होगा, फिर रेडियस इतना होगा, फिर रेडियस इतना होगा, फिर रेडियस इतना, और रेडियस डिक्रीज होगा। तो रेडियस डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के लिए बच्चों डिफरेंट डिफरेंट कलर का एमिशन होता है। तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट रेडियस है, तो ये पूरे के पूरे कलर्स का एमिशन हो जाएगा। देखो बच्चों, आप लोग सोचते हो ना जैसे ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर भी कई टाइप के होते हैं, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, देन उसके बीच वाला ग्रीन। तो ये इनफाइनाइट कलर्स हैं, ऐसा मत सोचना कि आप ग्रीन में ही केवल ग्रीन कलर ही होता है, ग्रीन के अंदर भी इनफाइनाइट कलर्स होते हैं। तो हर एक रेडियस के लिए वो एक कलर यहां से एमिशन होगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में ये होता है, बता देता हूं मैं। एक्चुअली में ये अपन ने बना लिया न्यूक्लियस, तो कुछ पर्टिकुलर रेडियस ही पॉसिबल होंगे, जैसे ये रेडियस, फिर ये रेडियस, तो इसके अकॉर्डिंग एक कलर आ गया, मान लो ये वाला आ गया, फिर सेकेंड रेडियस के अकॉर्डिंग भी कलर आ गया, फिर ऐसे एक बड़ा रेडियस होगा उसके अकॉर्डिंग कलर आ जाएगा। तो बच्चों हर एक रेडियस के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ कलर आता है ना। इसको मैं केस कर देता हूं यहाँ पे, ओके। तो मैं इसमें क्या बोल रहा था बच्चों, कि हर एक रेडियस के कॉरस्पॉन्डिंग एक कलर होता है, लेकिन रेडियस ऐसा नहीं कि कोई भी रेडियस पॉसिबल हो, कुछ पर्टिकुलर रेडियस ही पॉसिबल होते हैं। मतलब कुछ पर्टिकुलर स्ट्रिप्स मिल रही हैं। यहाँ पे देखो, एक ये स्पॉट मिल गया, एक ये स्पॉट मिल गया, एक ये स्पॉट मिल गया, एक ये स्पॉट मिल गया। तो वी हैव ओनली फ्यू पर्टिकुलर स्पॉट्स एंड फ्यू पर्टिकुलर कलर्स corresponding which we have some fixed radius. It means electron revolve in certain fixed orbits. Electron cannot revolve in any random orbit of any possible radius. It have certain fixed possible radius, and corresponding to those radius it will emit some colors. क्लियर है ना, लेकिन वो सारे कलर्स एमिट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द सेकेंड ड्रॉबैक। अब चलिए अपन उस पर आते हैं अपने ये फिगर था अपना, ठीक है ना। तो ये फिगर एकदम क्लियर है ना कि कैसे ये काम करता है, हाउ इट वर्क्स, ठीक है ना। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज अबाउट रदरफोर्ड्स मॉडल, ये आपको बच्चों ध्यान रखना है, ठीक है ना। लिमिटेशंस भी अपन ने कर ली। तो पहली लिमिटेशन क्या है बच्चों, ये बोल रहे थे कि ये रेडियस इसका डिक्रीज होता है, एक्चुअली में क्या होता है, रेडियस कांस्टेंट होता है। और दूसरा बच्चों क्या है, दूसरा पॉइंट इज ऑल कलर्स एमिट करता है, बट ऐसा नहीं है, कुछ पर्टिकुलर कलर ही एमिट करता है। तो इनके अकॉर्डिंग कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, बट होता क्या है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है बेटा, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज नॉट पॉसिबल, स्पेक्ट्रम इज नॉट पॉसिबल, ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, अपन कुछ और भी चीजें इसमें समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और ये कैसे काम करता है वो समझते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यार बहुत सिंपल है। आप बस ये ध्यान रखो कि एक न्यूक्लियस है, और यहाँ से जब अपन ने अल्फा पार्टिकल को भेजा, तो अल्फा पार्टिकल जो है बच्चों वो यहाँ तक आएगा। कहाँ तक आएगा बच्चों अल्फा पार्टिकल एक जगह तक आएगा। लेट सपोज अल्फा पार्टिकल यहाँ तक आया, और यहाँ से आ करके वो रिटर्न हो जाएगा। तो जहाँ पर आएगा वहाँ से सेंटर का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं रेडियस, आर नॉट। और अपना पर्पस आर नॉट निकालना ही है। मान लो कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे यही है, और वो काइनेटिक एनर्जी बच्चों धीरे धीरे क्या होगी, जैसे जैसे वो आगे जाएगा डिक्रीज होगी। और बच्चों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी k q1 q2 बाई आर, ठीक है। इस न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो प्लस जेड ही है। आप ध्यान रखना,
प्लस जेड ई मतलब जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ई चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस का चार्ज प्लस जेड ई। अच्छा, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है बच्चों? प्लस 2e होता है, ध्यान रखें। मतलब मैं यहाँ पे डाल दूं कि अच्छा आर कितना है, आर नॉट है, ए Q1 मतलब 2e, जेड ई मतलब न्यूक्लियस का चार्ज ऑन आर नॉट, कितना मिला बच्चों? ए जेड ए 2ze², ए 2ze² अपॉन आर नॉट, ठीक है बच्चों। तो ये अपन को मिल गया आर नॉट। अब अपन आते हैं इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, ठीक है बच्चों। अपन को क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब अपन को रेडियस निकालना है बच्चों, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक वो आएगा और यहाँ से वो रिटर्न होके लौट जाएगा, आर नॉट डिस्टेंस तक आएगा, ध्यान रखना। आर नॉट डिस्टेंस के बाद लौट क्यों जाएगा? क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे तो वापस चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो जहाँ पे रुकेगा अपन उस पॉइंट पे इंटरेस्टेड है, वी आर इंटरेस्टेड एट दैट पॉइंट एट विच द अल्फा पार्टिकल विल स्टॉप एंड देन इट विल रिटर्न, ठीक है ना बच्चों। तो चलो देखो, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या होता है बच्चों? मान लेते हैं यार ये काइनेटिक एनर्जी में इसको इनिशियल, चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों? जीरो है। अभी इनिशियल फाइनल छोड़ो, पहले आप बस ये ध्यान रखो, तो टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल। अब ये तो चलो ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है, क्या कहलाता है? बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये लॉ हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब देखो आप, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जीरो क्यों है वो बताता हूं मैं। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो होता है, उसका रीजन बता दूं आपको। देखो कितना आसान रीजन है, बताता हूं मैं, तो सुन के हैरान हो जाओगे। देखो ये ले लिया बच्चों, Q1 ले लिया, Q2 ले लिया, डिस्टेंस कितना है बच्चों? इन्फिनिटी है, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी बिकम जीरो, बस ये ध्यान रखना है। तो इतने बेसिक बेसिक पॉइंट होते हैं, सोचो। तो अब अगर मैं इसमें वो लगाता हूँ बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो टोटल एनर्जी इनिशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी फाइनल मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो ये बना लिया अपन ने, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी को मैं के लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब कितना हो जाएगा? के जेड ई स्क्वायर, 2 को पीछे लिख देता हूँ बेटा, 2 अपॉन आर नॉट, बस आर नॉट निकाल लो, खत्म कहानी, आ गया आंसर। आर नॉट कितना आ गया बच्चों यहाँ से? के जेड ई स्क्वायर इंटू 2 ऑन काइनेटिक एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। यहाँ से आर नॉट की वैल्यू अपनी आ चुकी है, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, दिस इज नॉट रेडियस ऑफ एटम, ध्यान रखना, ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है ना। आर नॉट इजी आ गया, थोड़ा सा और इसको आगे एक्सप्लोर करते हैं, चलो। चलो अब इसमें बच्चों एटम में एक और चीज़ है वो भी आपको बता देता हूं मैं, जैसे कि एक ये टॉपिक भी होता है बच्चों यहाँ पे, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल में पहला पॉइंट ये बच्चों कि इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट में घूमते हैं जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? NH/2π होता है, बस इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व, तो आप लिख लेना वर्ड्स में, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली इन दोस ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज NH/2π, नहीं तो वो वहां पे रिवॉल्व नहीं करेंगे। NH/2π मतलब क्या होता है बच्चों? n इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। n कितना होता है बच्चों यहाँ पे? n 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, मतलब इन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। 1.4 ऑर्बिट मतलब 1.4, 1.5, 4.4 ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट ऑर्बिट होगा या सेकेंड ऑर्बिट होगा, उनके बीच में कोई ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। ये हो गया बच्चों। एक कंडीशन इसमें और है, इन्होंने बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन ऑर्बिट, इट विल
नाइदर एमिट नॉर एब्सॉर्ब एनर्जी। ठीक है ना, वो एक कांस्टेंट रेडियस में घूमता रहता है, वो ना तो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा ना तो एमिट करेगा। ठीक है ना, while revolving in a stationary orbit electron neither absorb nor emit energy। ये दूसरा पॉइंट है बच्चों। तीसरा पॉइंट भी अपन देख लेते हैं, बोहर्स ने क्या बोला था। तीसरा पॉइंट बच्चों बोहर ने ये बोला था कि एटम का पूरा मास एंड चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखना, एटम का पूरा मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो इसको वर्ड टू वर्ड लिखो फिर से। द होल मास एंड द होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम concentrated at the center of the atom in a very tiny space, and that tiny space is called as nucleus। ओके, तो ये आपको अब तो याद हो गया, इसको नोट कर लो जो मैंने बोला है। अगला पॉइंट देखो, बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ये है कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है तो वो लोअर टू हायर चला जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है तो वो हायर टू लोअर आ जाता है। मान लो इसको मैंने बोल दिया एनर्जी टू, एनर्जी n1। व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब energy in the form of photon, it will go from lower to higher energy orbit, and the energy absorbed by the electron is equal to the energy gap of those two corresponding orbits। इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या कितनी एनर्जी एमिट करेगा, जो कि एनर्जी गैप के बराबर होगी। ठीक है ना, जो फोटोन की एनर्जी होती है वो क्या होती है बच्चों, HF। इलेक्ट्रॉन एनर्जी हमेशा फोटॉन्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है। ठीक है ना, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा बच्चों, जो एनर्जी गैप होगा कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिट्स के बीच में। ठीक है ना, तो ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, और वी कैन से व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, इट विल एब्सॉर्ब एनर्जी, and when electron jumps from higher to lower orbit, it will release energy, it will emit energy, and that energy is equals to the energy gap between the corresponding two orbits। एकदम क्लियर हो गया, तो इसको ऐसे ही लिख देना है, इस चीज को ऐसे ही लिख देना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एनर्जी गैप को अपन इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। यहाँ हूं मैं, बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। और बच्चों पीछे वाला क्या कहलाएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, देखो ध्यान से, इज कॉल्ड बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। लिखा है ना बच्चों, क्या बोलते हैं, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, क्वांटाइजेशन कंडीशन। इज कॉल्ड बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, और इसका मतलब क्या होता है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, okay, and what we have next, stationary orbits। तो ये भी बाकी तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, जितने भी टॉपिक्स है 1 2 3 4 उनको आप पूरा लिख लेना जो मैंने बोला था उस टाइम पे। ठीक है ना, ये हो गया अपना। तो दी सर बोहर्स पोस्टुलेट्स। अब बच्चों बोहर ने कुछ मॉडल दिया था हाइड्रोजन एटम के लिए, वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि बोहर ने जो हाइड्रोजन एटम के लिए मॉडल दिया था वो कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, देखते हैं। सो बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ध्यान रखना ये हाइड्रोजन एटम के लिए भी होगा, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए भी होता है, दोनों के लिए वैलिड होता है। ठीक है ना, चलो देखो यहाँ पे ध्यान से बच्चों, इसमें मैं पहले स्टार्ट करता हूँ, एक हाइड्रोजन एटम बना लेते हैं अपन, हाइड्रोजन लाइक एटम बना लेते हैं। हाइड्रोजन लाइक मतलब बच्चों ये कि इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपना बढ़िया घूम रहा है यार, बढ़िया से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तो अपना घूम रहा है, वेलोसिटी v है और उसकी रेडियस कितनी है, r है,
अपन को रेडियस निकालना है, वेलोसिटी निकालना है और उसकी एनर्जी भी निकालनी है बच्चों, क्योंकि वो घूम रहा है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, टोटल एनर्जी भी होगी। अपन को ये सारी चीज़ें निकालनी है, ठीक है। निकाल लेते हैं यार सारी चीज़ें, क्या दिक्कत है। सबसे पहले आप ऐसा करो, पहले आप शुरू करो इसमें, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कल में, तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है बच्चों, तो अंदर की तरफ लग रहा है अट्रैक्शन, बाहर की तरफ लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है बच्चों, mv²/r। और अंदर की तरफ क्या लग रहा है बच्चों, अट्रैक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है बच्चों, अट्रैक्शन लग रहा है, तो मैं अट्रैक्शन बोल देता हूँ, अट्रैक्शन, तो F अट्रैक्शन। नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर कि फॉर सर्कुलर मोशन बच्चों, फॉर सर्कुलर मोशन, सर्क्यूलर मोशन बच्चों, आप ध्यान रखो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, कौन सा फोर्स बच्चों, सेंट्रीपिटल, मतलब ये बच्चों अट्रैक्शन है, ध्यान रखना। सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ध्यान रखो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है बच्चों, अट्रैक्शन मतलब A1/r²। सेंट्रीफ्यूगल कितना है बच्चों, mv²/r। देखो एक आर से एक आर को मैंने उड़ा दिया, क्या बचा बच्चों, K1/2/r। यहाँ पे कितना बचा बच्चों, mv², ठीक है ना। बस अब यहाँ से आप लोग चाहो तो रेडियस निकाल लो, चाहो तो वेलोसिटी निकाल लो, यू कैन फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स। चलो पहले मैं क्या निकाल देता हूँ, रेडियस ही निकाल देता हूँ, देखना कैसे निकालेंगे रेडियस, ठीक है। व्हाट वी हैव हियर बच्चों, ऑल्सो वी नो दैट बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोहर्स मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू हाउ मच, इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π, एन इज द इंटीजर। तो यहाँ से बच्चों अपन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अपन ने बचपन में क्या पढ़ा था, 11th क्लास में MVR पढ़ा था MVR, है ना। तो अपन ने ऐसे लिख दिया बच्चों, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। और अब यहाँ से अपन v की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या करेंगे, v की वैल्यू NH/, ये हो जाएगा 2π, एंड फिर अपन ने क्या ले लिया बच्चों, यहाँ पे m ले लिया, r ले लिया। ये अपन ने v की वैल्यू कहाँ पुट कर दी, इक्वेशन 1 में, तो इसको मैं इक्वेशन 2 लेता हूँ। तो इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो 2 1 एंड 2 को बच्चों मर्ज कर देंगे अपन, मिला देते हैं एक साथ। क्या मिलेगा बच्चों, देखो यहाँ पे के Q1 Q2 को आप एक बार बता दो कि अपन क्या लिख सकते हैं। देखो सेंटर का चार्ज होता है बच्चों प्लस ZE, क्या होता है, प्लस ZE। और चूंकि कुलम्स लॉ में अपन Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मैं E होता तो माइनस ही है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपन ले लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे कॉपी करते हैं अपन, चलो नेक्स्ट पेज में कर लूँ क्या यार, मैं नेक्स्ट पेज में कर ले। तो क्या हो गया, Q1 है, और ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मॉड होगा -E का, मैंने पहले ही बोल दिया कि मॉड लेना है, ऑन R इज इक्वल्स टू Q2, एंड फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इधर इज इक्वल्स टू हाउ मच, mv²। सो हाउ मच v² इज, v² का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, इज NH/2π mr। MVR था, MR को मैंने नीचे लाया था, ये उसका होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से अपन को इजीली क्या मिल जाएगा बच्चों, ये ZE/E/r। अपन यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं इजीली, m/n² अपॉन 4π², एंड वी हैव m², देन वी हैव r²। फिर से बच्चों एक आर से एक आर कट गया, और अपना टारगेट है आर ढूंढना। एक काम करो, आर को इधर लाओ, ये इधर लिखो, z इधर लिखो, E² इधर लिखो, देन बच्चों अपने पास m हो गया, n² हो गया, ये बच्चों फिर h² हो गया, और नीचे बच्चों क्या हो गया,
4 हो गया। देन वी हैव बच्चों पाई स्क्वायर। एम कट रहा है क्या? हाँ यार एम भी तो कट रहा है, देखो यार ये तो कट गया। और कट रहा है क्या? नहीं, कुछ और नहीं कट रहा। तो ये हो गया 5, फिर यहाँ पे एम हो जाएगा बच्चों, और ये हो गया। उनको आर निकालना था ना, ठीक है। तो आर कितना आ गया बच्चों? गॉट एम, देन वी हैव एच स्क्वायर को मैं थोड़ा सा अलग लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, कैसे हो गया। एंड देन वी हैव जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों हो जाएगा 4 हो गया, पाई स्क्वायर हो गया बच्चों, पाई से पाई कट नहीं रहा, कट रहा है। उसके बाद ओके, एम कैसे आ गया? गलत है थोड़ा सा। एम को मैं इरेज कर रहा हूँ, एम तो बचा ही नहीं ना, एम तो बचा ही नहीं। नाउ इट्स परफेक्ट। एम को अपन ने, अब देखो मैं इसको रीअरेंज कैसे कर रहा हूँ। 4 हो गया, पाई स्क्वायर हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जेड हो गया, जेड को मैं पीछे लिखूंगा। ई स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बचा क्या बच्चों यहाँ पे? एन स्क्वायर और जेड बचा। तो एवरीथिंग इज कांस्टेंट, बस एन और जेड चेंज होगा। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, एन मतलब कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जेड और एन चेंज होगा, बाकी एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट। मतलब ये हुआ बच्चों, आर इज, यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना, और इसको अगर सॉल्व करेंगे, मतलब इस चीज को अगर सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ, आपको कभी सॉल्व नहीं करना है इसको। इसकी वैल्यू क्या आएगी वो बता रहा हूँ। दैट इज 0.53 इंटू 10⁻⁻10। ये इतनी वैल्यू आएगी इसकी, ये आप इसको याद कर लो, इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो बस ये आपके काम आएगा, ये चीज आपके काम आएगी। आपको बड़ा वाला फॉर्मूला याद नहीं करना, छोटा वाला, न्यूमेरिकल्स में छोटा वाला फॉर्मूला सीधा। और इससे एक चीज और पता चला बच्चों कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर and inversely proportional to z squared. So again, very important relation. It often come in like MCQ, numericals, ये यूज होता है, ये चीज ध्यान रखना आप। आपको रेडियस मिल चुका है, ठीक है, अपने रेडियस निकाल लिया यार। अब अपन क्या निकालेंगे बच्चों? अब अपन निकालेंगे, अब अपन निकालने वाले हैं वेलोसिटी। निकालने वाले बच्चों, चलो मैं एक इसमें हेडिंग डाल देता हूँ, क्या रहेगा, क्यों ना मैं इसमें हेडिंग डाल दूं यहाँ पे रेडियस के लिए। इसलिए अपन ने किया इतना सारा काम बच्चों, और रेडियस 1, और एटॉमिक रेडियस, मैं बोलूंगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट, फॉर यस, और यस जगह थोड़ी सी कम है तो मैं कम लिखूंगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। बच्चों ये ऑर्बिट की रेडियस के लिए इतनी सारी कहानी हमने यहाँ पे कर ली है यार। अब नंबर 2 पे आता हूं मैं, पे आता हूं बच्चों, नंबर 2 पे आता हूं, सुनो ध्यान से। नंबर 2 पे अपन करेंगे फॉर वेलोसिटी, और ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो बच्चों ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना बहुत ईजी है। फ्रॉम इक्वेशन 2 अपन को क्या मिला था बताओ? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अपन को क्या मिला था? गॉट लाइक v इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई एम आर। क्या बच्चों मैं यहाँ पे r की वैल्यू रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, पुटिंग वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, बच्चों r की वैल्यू पुट करो। r की वैल्यू तो यार बहुत ही खतरनाक थी यार, इसी वैल्यू थी, यहाँ पे कॉपी करनी पड़ेगी, पूरी वैल्यू आई थी। हालांकि मैं छोटी वाली वैल्यू भी यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ, है ना, चलो बड़ी वाली कर लेते हैं, आके वहीं से कॉपी कर लेते। तो आर की वैल्यू कितनी है बच्चों? एच स्क्वायर एन स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड, ये पूरी वैल्यू याद करनी पड़ेगी, बाकी इसको कर लेता है, हाथ से उठा, कॉपी होगी।
ये कॉपी हो गया, परफेक्ट। तो सी कॉपी करते हैं और उधर उठा के पेस्ट। यहाँ पे मैं आ गया, और इसको उठा के यहाँ पे रख देता हमारे, बाकी ऊपर वाला डिलीट का यूज, वहाँ से कौन बार बार लिखे। ठीक है, तो मैंने उठा के कॉपी पेस्ट किया यार इसको। अब बताओ आप क्या किया जाए। जो कट पिट रहा है उसको काट दो। जैसे देखो मेरे को दिख रहा है एन से एन कट रहा है, कौन कट रहा है बच्चों, एन से एन कट रहा है यार, तो एन से एन काट दिया। और कुछ कट रहा है यार, एच से एच कट रहा है, एच से एच को काट दिया। वी कितना मिला फाइनली बच्चों अपन को, वी मिल गया यहाँ पे, देखो पाई से पाई भी कट रहा है, 2 2 जा 4। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पे, थोड़ा ऊपर तो 1 बचा, ऊपर तो कुछ बचा नहीं। एंड एम से एम भी कट रहा है यार, ये तो कट रहा है यार। तो क्या बचा फिर, 1, ये जो बचा, पहले तो ये एच बच गया, फिर क्या बच गया, 2 बच गया, फिर बचा पाई, फिर बचा के, फिर बचा ई स्क्वायर, और ऊपर बचा एन, नीचे बचा जेड, इतना बचा। और कुछ यहाँ पे आई थिंक इसके अलावा नहीं है। ये अपन एक बार मैं और इसको उठा के यहाँ, स्वीट, एक बार और कंफर्म कर लूँ कि पीछे कुछ बचा तो नहीं है। तो यहाँ पे हो गया, एम से एम कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 से, ठीक है, तो इतना बचा बच्चों। अब इसको मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूँ, रीअरेंज कर, और देखो अब अपने को क्या लिखना है, ध्यान से देखना। ठीक है, करते हैं। बी की जो वैल्यू आई दैट इज 2 पाई के, सीक्वेंस डजेंट मैटर आगे पीछे, एच हो गया, और ये हो गया जेड बाई एन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अपन को पता है कितना मिलेगा, तो आप डायरेक्ट याद रखो, रट लो, 2.2 इंटू 10⁶ जेड बाई एन। आपके ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा, ये फॉर्मूला आपके काम, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, अपन ने सॉल्व किया, अपन ने वेलोसिटी निकाली, और फिर कांस्टेंट को अपन ने सॉल्व करके और देख लिया कि यार इसकी वैल्यू तो आएगी 2.2 10⁶। दिस इज वेलोसिटी। और बच्चों वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। आप एक चीज नोटिस करो यार, 10⁶ मतलब ये बहुत ही ज्यादा स्पीड है, इट्स क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है इट्स वेरी हाई, कांट इमेजिन इतनी हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूमता है, बिकॉज इट्स 10⁶, मतलब आप समझ रहे हो क्या होता है, इट्स स्पीड ऑफ लाइट, क्लोज टू दैट स्पीड, वेरी हाई स्पीड। ठीक है, इसलिए जब अपन इलेक्ट्रॉन को देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो उसको देखने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि वहाँ पे क्लाउड नज़र में आता है, वहाँ पे बच्चों एक क्लाउड नज़र में आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो बहुत हाई होती है। सो यू कांट सी द इलेक्ट्रॉन, यू ओनली सी द क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। ओके, इससे एक चीज और समझ में आई ना यार, कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, मतलब ये हुआ वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट, फर्स्ट को छोड़ दो आप, सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट में ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ होगी, तो थर्ड ऑर्बिट में स्लो होगा, सेकेंड ऑर्बिट में फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा यार, देख लो ध्यान से, एन जब इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, यही तो है ना पॉइंट भाई। एन अगर तुम थर्ड पे जाओगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, फोर्थ पे जाओगे वेलोसिटी और कम हो जाएगी, तो एन के इंक्रीज होने से वेलोसिटी
डिक्रीज होगी. So higher the when you go in the fifth orbit, sixth orbit, velocity of electron और कम हो जाती है. ठीक है ना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखें आप. when you go in higher orbits, velocity of electron will decrease, and when you go in the lower orbits, velocity of the electron will increase. ठीक है ना. तो n मतलब ऑर्बिट, तो एज ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेस वेलोसिटी विल डिक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है ना. तो इसको आप याद रखो. अब इसको मैं इरेज करके एक नया पॉइंट आपको, कि अपन ने वेलोसिटी निकाल ली ना यार, अब अपन निकालेंगे एनर्जी. अब क्या निकालेंगे अपन? एनर्जी निकालेंगे. चलो यार देखो एनर्जी कैसे निकालते हैं ध्यान से. सो एनर्जी निकालने के लिए बच्चों अपन को एक काम करना पड़ेगा, है ना. एनर्जी, ये टॉकिंग अबाउट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. अब एनर्जी में देखो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है. 3 टाइप की एनर्जी होती है, ध्यान रखना. कोई भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके पास 3 टाइप की एनर्जी हो सकती होती, तो 2 ही है वैसे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. और इन दोनों को जोड़ दिया तो वो बन जाती है टोटल एनर्जी. बट एक्चुअली में तो काइनेटिक और पोटेंशियल ही होती है, क्योंकि वो कुछ भाग रहा है तो उसकी हो जाएगी, भागने की स्पीड हो जाएगी. चूंकि इट्स लाइक रनिंग, मूविंग, सो इट हैव सम वेलोसिटी, सम मास, हैव सम काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया बच्चों? हाफ एम वी, है ना. अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, अब यहाँ पे वी तो अपन पहले से ही निकाल चुके हैं, वी की वैल्यू अपन डाल सकते हैं, हाफ एम वी. अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखो आप, एम वी स्क्वायर बाय आर क्या होता है बच्चों? दैट इज इक्वल्स टू, ऑल्सो वी नो दैट सेंट्री फ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स ए जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर. आप ध्यान रखें यहाँ पे मॉड लेना है ना, तो चार्ज का यहाँ पे मॉड रखना है, नेगेटिव साइन नहीं लेना है. ठीक है बच्चों. यहाँ से एम वी स्क्वायर कितना आ गया? तो एम वी स्क्वायर आ गया बच्चों यहाँ से, ये तो आर से आर कट गया ना, आर नीचे तो 1 बचा. एम वी स्क्वायर कितना आ गया? के जेड ई स्क्वायर बाय आर. इस चीज़ को आप यहाँ पे कॉपी कर दो, यहाँ पे उठा के कॉपी कर दो, आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गई. देखो कितना क्विकली मैंने निकाला है जल्दी से. के जेड ई स्क्वायर बाय आर. अपन एक काम और करते हैं यार, पोटेंशियल एनर्जी लगे हाथ निकाल लेते हैं. ये तो काइनेटिक एनर्जी निकाल दी. पोटेंशियल एनर्जी देखो, दैट इज, पोटेंशियल एनर्जी में साइन भी लेते हैं, ध्यान रखना. तो पोटेंशियल एनर्जी इज के क्यू वन मतलब प्लस जेड ई, क्यू टू मतलब यहाँ पे मॉड नहीं लेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेना पड़ेगा, एक्चुअल चार्ज, बाय आर. यू कितना मिल गया बच्चों यहाँ पे? माइनस ए जेड ई स्क्वायर बाय आर. नाउ व्हाट इज टोटल एनर्जी बच्चों? टोटल एनर्जी जो है, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ऊपर, ओपन एरिया. टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस एनर्जी, यार तो जोड़ दो. काइनेटिक एनर्जी इज के जेड ई स्क्वायर बाय आर भी था, एंड वी हैव पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर. बच्चों कितना मिला? माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर. तो टोटल एनर्जी अपने को कितनी मिल गई बच्चों यहाँ पे? माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय, ये अपने को क्या मिल गया बच्चों? टोटल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी भी मिल चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी भी मिल चुकी है. अब मैं यहाँ पे फिर से कॉपी करने वाला हूँ बच्चों रेडियस. देखो मैं रेडियस पहले से कॉपी करके रखा था मैंने, उठा के मैं यहाँ पे डाल दूंगा. ठीक है ना. चलो अभी हटा देते हैं, बाद में डाल. तो रेडियस की वैल्यू में फिर से यहाँ पे उठा के कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, ध्यान से देखना क्या आएगा. यहाँ पे अपन उठा के अपन ने कॉपी कर दिया, यहाँ पे मैंने थोड़ा स्पेस बना ली इसमें नीचे. ये उठा के मैंने तो क्या अपन ने क्या किया, कंट्रोल वी किया, यहाँ पे उठा के क्या तो इरेज कर देते हैं. चलो अब बताओ आप क्या करें. अब कुछ नहीं, जो कट रहा है उसको काट दो.
क्या कट रहा है यार यहाँ पे? जेड से जेड नहीं कट रहा है, भी नहीं कट रहा है, जेड भी नहीं कट रहा है, 2 2 जा 4 कट रहा है। चलो वही काट देते, बाकी तो कुछ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 भी नहीं कट रहा है, माइनस ए ई स्क्वायर, मैं जेड को पीछे लिखूंगा, देन यू हैव बच्चों 2 पाई स्क्वायर एम ए स्क्वायर ऑन एच स्क्वायर, और लास्ट में क्या बचा बच्चों यहाँ पे? जेड स्क्वायर पाई एन स्क्वायर, है ना। अब ये जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मैं बता दूंगा आप लोगों को। अगर इस कांस्टेंट को मैं सॉल्व करूंगा, बिकॉज एवरीथिंग हियर इज कांस्टेंट, एवरीथिंग जो कि मैंने यहां पे रखा हुआ इज कांस्टेंट, तो दिस कांस्टेंट विल बी इक्वल टू माइनस 13.6 ये आ गया, एंड देन वी हैव जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। बच्चों एनर्जी किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, ये ध्यान रखें, एनर्जी जूल में नहीं है बच्चों, अपन ने एनर्जी जूल में नहीं निकाली है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली है। ठीक है, तो ये एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। इलेक्ट्रॉन आप इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन के 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू जूल। तो ये nth ऑर्बिट की बच्चों एनर्जी आ गई कि लाइक थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट की हम एनर्जी यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो मतलब बच्चों एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको ध्यान रखना है। तो अपन ने एनर्जी भी निकाल दी यार यहाँ से, तो क्लियर। दिस इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब बच्चों इसमें एक वो होता है रिडबर्ग का फॉर्मूला, निकाल लेते हैं यार। रिडबर्ग का फॉर्मूला क्या है देखो यहाँ पे ध्यान से, दिस इज कॉल्ड रिडबर्ग्स इक्वेशन। समझो क्या है। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम लाइक लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, या बच्चों ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, तो इस सिचुएशन में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और इस सिचुएशन में वो एनर्जी को रिलीज करता है। और वो एनर्जी जो रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है, वो एनर्जी गैप के बराबर होता है इन द 2 कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिट्स। जो भी एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन या रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिट्स। ठीक है बच्चों, तो यहां से अपन का फॉर्मूला लिख देते हैं यार। एफ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ आप? यहाँ पे लिख देना एज वी नो, है ना, ये हमें पता है। बाय कहाँ से पता है बच्चों? ये बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। बच्चों बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन से हमें ये पता है। एफ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सी बाय लेमडा। अब देखो ई एन टू क्या होता है, तो -13.6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मैं पीछे लिख लूंगा ऑन एन टू का स्क्वायर, फिर बच्चों माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट 13.6 1 का स्क्वायर, इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं बच्चों। पीछे मैं क्या लिख दूंगा बच्चों यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो यू कैन राइट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अपन को 1/λ निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? 1/λ। देखो एच सी नीचे आ गया, तो मैंने एच सी को नीचे कर दिया। ठीक है यार, एच सी को नीचे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और 13.6 भी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। चलो अगले स्टेप में कॉमन ले लूंगा मैं। देखो बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस। और तो मैं इसको आगे लिख देता हूँ यार, 10 वाले को आगे लिख दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस वाले को पीछे लिख दो। ठीक है, अब ये थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, प्लस वाला आगे माइनस वाला पीछे। अब 13.6 कॉमन ले लो, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है
तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई हो गया। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा बताता हूँ। यार इसमें जेड स्क्वायर तो भूल ही गया मैं, जेड स्क्वायर तो भूल ही गया, स्क्वायर भी होता है ना, जेड स्क्वायर लगा दो यहाँ पे। तो बच्चों फिर जेड स्क्वायर कॉमन आ गया ना यार, यहाँ जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, तो जेड स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन आ गया, तो जेड स्क्वायर लिख लिया, n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब जो वैल्यू है यहाँ पे उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखना। मेरे को क्या क्या मिला यार यहाँ पे आप लोग को याद है? तो यहाँ पे आया था HC, नीचे आ गया था, चेक करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। HC तो नीचे आ गया है, नीचे था, और ऊपर क्या था, जेड स्क्वायर को तो मैंने बाहर कर दिया, 14.6 था, इलेक्ट्रॉन था, जेड स्क्वायर को साइड में रखो, जेड स्क्वायर को अलग से रखो। ये पूरी की पूरी वैल्यू बच्चों कांस्टेंट होती है, पूरी की पूरी वैल्यू क्या होती है बच्चों, कांस्टेंट होती है। दिस थिंग इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं बच्चों रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कॉल्ड रिडबर्ग्स कांस्टेंट। और इसको बच्चों अपन आर से डिनोट करते हैं। चलो वहां पे आर लिख देते हैं यार, अपन क्या लिख देते हैं बच्चों, वहां पे आर लिख देते हैं। चलो आर लिख दो, कितना आ गया, जेड स्क्वायर आ गया बच्चों, फिर यहाँ पे आर आ गया बच्चों, और ये क्या हो गया, 1/n1 का स्क्वायर प्लस 1/n2 का स्क्वायर। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये फॉर्मूला तो आप एकदम रट ही लो यार, इस फॉर्मूले को आप रट लो, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अच्छा ध्यान रखना, इसमें n2 हमेशा छोटा नंबर होगा, n2 क्या होगा बच्चों, स्मॉल नंबर, और n1 क्या होगा, लार्ज नंबर। तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि वो लार्जर नंबर है और एक स्मॉलर नंबर है, ठीक है ना। ऐसे मत सोचना कि n1 n2 में कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, n1 का मतलब लोअर ऑर्बिट, n2 का मतलब हायर ऑर्बिट, ठीक है ना। तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, मैं बता देता हूँ यार आपको। चलो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आप याद रखना, 1.09 टू 10⁻⁷, आपको इसको वैल्यू को याद रखना। अच्छा बच्चों लेमडा क्या है, तो लेमडा का मतलब होता है वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड फोटोन और एब्जॉर्ब फोटोन। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक एनर्जी ऑर्बिट से दूसरे एनर्जी ऑर्बिट में होता है, उस सिचुएशन में वो कुछ ना कुछ एनर्जी को एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो जो फोटोन को वो एमिट या एब्जॉर्ब करता है उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है। तो यहाँ पे अपन ने वेवलेंथ निकाल दिया, क्या निकाल दिया बच्चों, वेवलेंथ निकाल दिया कि हाउ मच वेवलेंथ दैट फोटोन हैज, ठीक है ना। सो दिस कॉल्ड रेडबर्ग फॉर्मूला। अब बच्चों इसमें से कुछ सीरीज होती हैं वो भी देख लो यार, छोटा सा एक टॉपिक है वो भी कर लेते हैं अपन। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या क्या चीजें हैं इसको अपन समझते हैं, देखिए ध्यान से। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइक इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम सम हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है ना। तो उसमें कितने टाइप के होते हैं आप देखो, पहला होता है बच्चों दैट इज कॉल्ड लाइमन सीरीज, लाइमन, ओके। लाइमन सीरीज क्या होती है वो देखते हैं अपन। तो लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, कहाँ से आता है फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड से भी आ सकता है, थर्ड से भी आ सकता है, फोर्थ से भी आ सकता है, फिफ्थ से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो मतलब उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 1/1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर। वी डोंट नो बच्चों कि n2 क्या होगा, इट मे बी सेकेंड, इट मे बी थर्ड, एनी ऑर्बिट, ठीक है। तो ये अपनी हो गई लाइमन सीरीज। तो बच्चों ये कहलाता है लाइमन सीरीज, ठीक है ना।
लाइमन सीरीज में ये भी आप ध्यान रखें कि कौन सा रेडिएशन एमिट होता है। लाइमन सीरीज में यूवी रेस क्या एमिट होती है बच्चों, यूवी रेस यहाँ पे एमिट होती है, आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, अपन आते हैं बामर सीरीज, इस पे आते हैं बच्चों बामर सीरीज। लाइमर के बाद बामर सीरीज। बामर बना लेते हैं यार। सेकेंड इज बामर तो बामर सीरीज में अपन को जंप करना है हायर से सेकेंड ऑर्बिट में। ठीक है ना, तो मतलब N2 क्या होगा बच्चों, सॉरी N1 क्या होगा, सेकेंड होगा। N2 क्या होगा, थर्ड से भी आ सकते हो आप, फोर्थ से भी आ सकते हो आप, फिफ्थ से भी आ सकते हो आप, इन्फिनिटी तक भी यहाँ पे जा सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा बच्चों, बामर सीरीज का आर जेड स्क्वायर एफ 2 का स्क्वायर। N2 अपन को नहीं पता यार, N2 कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। ये फॉर्मूला बन गया बामर सीरीज के लिए। सो इन बामर सीरीज इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम सम हायर एनर्जी लेवल टू द सेकेंड एनर्जी लेवल। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही पास्चन बना लो, ब्रैकेट बना लो, फंड बना लो, इसी को मिटा के बना देता हूँ, इसी को मिटा के। ठीक है, लाइमन बामर एंड देन पास्चन, और 3 इज पास्चन। पास्चन सीरीज बच्चों ये आपको फिर अब तो समझ में आ ही गया होगा। N1 जो है वो कहाँ होगा बच्चों, 3 होगा, और N2 क्या होगा, 4 से आ जाओ 3 में, से भी 3 में आ सकते हो, 6 से भी 3 में आ सकते हो, अप टू इन्फिनिटी। के लिए फॉर्मूला जल्दी से लिख लेते हैं यार, कैसे होता है। ये फॉर्मूला हो जाएगा जेड स्क्वायर आर 1 3 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। हो गया बच्चों पास्चन सीरीज। में कौन सा रेडिएशन निकलता है बच्चों, ध्यान रखना है इसमें विजिबल लाइट निकलती है। क्या निकलती है, विजिबल लाइट निकलती है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर पे आ रहा है ना बच्चों, विजिबल लाइट। रुक जाओ और इसका चेक कर लेता हूँ। रेज सॉरी यार, इसमें एक मैंने मिस कर दिया, विजिबल लाइट जो इसमें नहीं आती है। इसमें क्या आती है, IR आती है, इंफ्रारेड रेज आती है। आप नोट कर लेना, विजिबल लाइट जो इसके पहले वाली थी सीरीज बामर सीरीज, उसमें विजिबल लाइट आती है। ठीक है ना, चलो अब एक काम करते हैं यार, अपन पास्चन बना लिया ना, अब ब्रैकेट बनाते हैं। ब्रैकेट मैं इसी में बना देता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट कैसे बनाएंगे, या 4 लिखा, अब ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज है। तो इसमें क्या होगा, अभी आई थिंक ये 4 होगा 1, N2 क्या हो जाएगा 5 6 7 एंड इन्फिनिटी तक जा सकता है। यहाँ पे लिख देता हूँ 1/λ। अब देखो आपको ये बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि बार बार मैं वही काम कर रहा हूँ, तो बोरिंग। 5 का लाइक N2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यार इसमें अपन ने ये कर लिया है। कौन सी रेस निकलेंगी बच्चों, इसमें IR रेस निकलेंगी, IR रेस निकलेंगी। ठीक है, ऐसे ही एक और बना लेते हैं यार इसमें। लास्ट वी हैव बच्चों फंड सीरीज, फंड सीरीज बना लेते हैं यार अपन। फंड सीरीज समझे आप इसमें बच्चों, N1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, N2 क्या हो जाएगा बच्चों, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक। बना लिया अपन ने λ। फॉर्मूला कैसे आएगा बच्चों, जेड स्क्वायर आर 1/5 का होल स्क्वायर 1/N2 का होल स्क्वायर इज कॉल्ड फंड सीरीज। ओके, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सीरीज अपन ने स्टडी कर लिया यार यहाँ पे। तो बच्चों अभी हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डायग्राम बना लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती, ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बाय वन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन
यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ सकता है। और ध्यान से, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके ग्राउंड स्टेट पे आ सकता है। ग्राउंड स्टेट पे वो आ सकता है। तो सही कर, यहाँ से जंप करके इसको छोड़, ऐसे आ सकता है ना। देन बच्चों, इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले से जंप करके भी आ सकता है ग्राउंड में, बिल्कुल आ सकता है यार। देन फोर्थ वाले से बिल्कुल आ सकता है। आप समझ रहे हो ना यहाँ पे अपन क्या बना रहे हैं? हायर टू ग्राउंड, हायर टू ग्राउंड। और बनाते हैं यार, चलो। ये इसको मिला दिया, नॉट बिकम इजी, यही आपको बार बार करना है। ये देखो, तो ये बच्चों कहलाता है लाइमन सीरीज। ये क्या बनाती मैंने? सीरीज। ऐसे ही बामर सीरीज बना दो यार, ऐसे ही बामर सीरीज बना दो। तो यहां से जंप करके वो यहाँ पे आएगा, फिर यहां से जंप करके यहाँ पे आएगा, फिर यहां से जंप करके यहाँ पे आएगा, फिर टच करवा, फिर यहां से जंप करके यहाँ पे आएगा, फिर जंप करके यहाँ पे आएगा। दिस इज कॉल्ड बच्चों बामर सीरीज। ध्यान रखना, यहाँ पे फोटॉन्स रिलीज होते हैं जो होते हैं यूवी रेस के फॉर्म में। यहाँ पे जो फोटॉन्स रिलीज होते हैं वो रिलीज होते हैं विजिबल लाइट के फॉर्म में। ऐसी और सीरीज बना लेते हैं यार, देखो ध्यान से। परफेक्ट। देन और बना लेते हैं यार, ये लिखा, क्या भी आ सकता है ना। देन क्या भी आ सकता है ना। ये सारी सीरीज पेन से तो ये और जल्दी बनता है, काफ़ी टाइम लग रहा है। पेन से थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाती है। ये सीरीज बन गई। अब बच्चों यहाँ पे जो फोटोन निकलेंगे वो क्या होंगे? इंफ्रारेड होंगे, IR रेस। ठीक है। और बनाओ यार स्पेक्ट्रम, चलो और बनाते हैं। देखो, तो ये आ गया है। परफेक्ट। थोड़ा घुमा लेते हैं इसको, थोड़ा लंबा कर। परफेक्ट। अगला बनाते हैं क्विकली। देखो, या वेक्टर काफ़ी इजी है यार बना, सब बन जाएगा। काफ़ी घुमाना पड़ेगा। ये उठा के यहाँ पे लगा दिया, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं लंबाई, थोड़ा घुमा देते हैं। ये बच्चों क्या कहलाएगा? ये कौन कौन सी सीरीज बन चुकी है अपनी? 5 सीरीज बनानी, ध्यान रखना आप। यू नीड टू ड्रॉ 5 सीरीज। पामर सीरीज, देन वी हैव बच्चों पास्चन सीरीज, देन वी हैव ब्रैकेट सीरीज, लास्ट बच्चों क्या है? फंड सीरीज। वही बना लेते हैं यार, 5 बनानी है ना। चलो देखो, तो यहाँ से अपन ने क्या किया बच्चों, इसको और ए सीरीज सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो बच्चों देखो, ये कौन सी सीरीज हो गई लास्ट? दैट इज कॉल्ड, ओ ये गलत हो गया यार,
तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सेलेक्ट किया, छोटा कर दो, छोटा कर दो, वो भी थोड़ा छोटा कर दो, हो गया ये। और ये वाला डिलीट कर दो। ये लास्ट वाली कौन सी सीरीज है? फंड सीरीज, ई फंड्स। सारे के सारे सीरीज अपन ने बना लिए। फंड सीरीज में जो रेज निकलेंगी बच्चों कौन सी होंगी? आई आर रेज निकलेंगी। ठीक है बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अपन ने सारी की सारी सीरीज ड्रॉ कर ली है। आप ध्यान रखना, फर्स्ट एनर्जी लेवल है बच्चों, ये सेकेंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, फिफ्थ एनर्जी लेवल, सिक्स एनर्जी लेवल, सेवेंथ एनर्जी, डिफरेंट लेवल्स एंड वी गॉट ऑल द सीरीज। ठीक है बच्चों, आप एक चीज़ और नोटिस करो यहाँ पे, जो फर्स्ट टू सेकेंड ऑर्बिट होता है उसके बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट की तरफ जाते हो तो दो ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी गैप कम हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। एनर्जी गैप जब ग्राउंड में होते हैं फर्स्ट सेकेंड के बीच में काफ़ी ज़्यादा होता है, सेकेंड थर्ड के बीच में थोड़ा और कम हो जाता है, थर्ड फोर्थ के बीच में एनर्जी गैप और कम हो जाता है। तो एज वी गो हायर एंड हायर, एनर्जी गैप बिटवीन द टू ऑर्बिट्स विल डिक्रीज। तो ये ध्यान रखना, नीचे वाली लाइंस के बीच में गैप ज़्यादा रखना, ऊपर वाली लाइंस के बीच में गैप कम रखना है। ठीक है बच्चों, दैट्स द कंप्लीट टॉपिक। आप इसको बढ़िया से रिवाइज करो।